एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट से आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत पसंद है। हाँ, तो जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां आज इसी पल दुनिया की सारी संपत्ति, सारा पैसा एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए। सारा पैसा एक जगह। हाँ, और फिर उस पूरी संपत्ति को दुनिया के हर एक व्यक्ति में, विशेष रूप से सभी गरीबों में, बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया जाए। अच्छा। तो इस स्थिति के कुछ साल बाद क्या होगा? क्या दुनिया से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के एक बेहद पुराने और विश्लेषणात्मक संवाद पर आधारित है। सही बात है। और आज का हमारा मिशन सिर्फ पैसे कमाने के तरीके जानना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता, उस माइंडसेट को डिकोड करना है जो इंसान को असल में अमीर बनाती है। बिल्कुल। और उन व्यावहारिक रणनीतियों को समझना है जो उस धन को सुरक्षित रखती हैं। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट का क्या जवाब था? देखिए, जो जवाब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया था, वो सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन मानव मनोविज्ञान के नजरिए से पूरी तरह तार्किक है। मतलब उन्होंने क्या कहा था? चाणक्य का मानना था कि अगर दुनिया की सारी संपत्ति बराबर बांट भी दी जाए, तो सब अमीर हो जाएंगे? नहीं, कुछ ही सालों में हालात फिर वैसे ही हो जाएंगे। जो पहले अमीर थे, वे अपनी आदतों के कारण फिर से अमीर हो जाएंगे। अरे वाह! हाँ, और जो गरीब थे, वे वापस उसी गरीबी के चक्कर में फंस जाएंगे। इसका मूल कारण यह है कि अमीरी और गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। तो फिर किस चीज से तय होती है? ये असल में बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और माइंडसेट से तय होती है। अच्छा। जिस व्यक्ति को अपनी मानसिक क्षमता का सही इस्तेमाल करना आता है, वो शून्य से शुरू करके भी दोबारा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो अगर सब कुछ इस बुद्धि और माइंडसेट का ही खेल है, तो फिर उस दिन रात की जाने वाली शारीरिक मेहनत का क्या रोल रह जाता है? आपका मतलब हार्ड वर्क से है? हाँ, मतलब आजकल जिसे हसल कल्चर कहा जाता है, जहां लोग 18-18 घंटे बस काम कर रहे हैं, बिना रुके भाग रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है। क्या उस पसीने की कोई अहमियत नहीं है? ये तो वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई कुल्हाड़ी की धार तेज किए बिना। दिन भर बस पेड़ काटने में लगा रहे। एकदम सही। पसीना तो बहुत बहेगा, ऊर्जा पूरी खर्च होगी, लेकिन पेड़ शायद ही कटे। क्या इस दर्शन के अनुसार शारीरिक मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है? ये तुलना बहुत सटीक है। देखिए, चाणक्य ये बिल्कुल नहीं कहते कि शारीरिक मेहनत व्यर्थ है या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। शारीरिक मेहनत की एक सीलिंग है, एक बहुत ही स्पष्ट सीमा है। हाँ, इंसान के पास दिन में केवल 24 घंटे ही तो हैं। बिल्कुल। और शरीर की एक सीमित ऊर्जा है। धन असल में उसे नहीं मिलता जो दिन रात सिर्फ अपने हाथ पैरों से मेहनत करता है। तो किसे मिलता है? बड़ी संपत्ति वो बनाता है जो जानता है कि लेवरेज का इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब दूसरों के समय और कौशल का उपयोग कैसे करना है ना? हाँ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया था कि कोई भी शक्तिशाली राजा स्वयं ईंटें नहीं उठाता। सही बात है। कोई भी बड़ा व्यापारी खुद गोदाम में बोरे नहीं ढोता। सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत एक मजदूर करता है। वो चिलचिलाती धूप में दिन रात हथौड़ा मारता है। लेकिन अर्थशास्त्र का नियम यही है कि अक्सर सबसे गरीब भी वही रहता है। बिल्कुल, यही विडंबना है। इसका मतलब ये है कि हाथ पैर से की गई मेहनत इंसान को सिर्फ जीवन यापन की एक बुनियादी स्तर तक ही ले जा सकती है। हाँ, उससे आगे नहीं। उसके बाद की जो छलांग है, जो ऊंचाइयां हैं, वो केवल मानसिक शक्ति और रणनीति से ही मिल सकती हैं। इसी बिंदु पर लेवरेज का असली खेल शुरू होता है। जब इंसान शरीर की जगह अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है, तब वो अपनी आय को अपने समय से अलग कर पाता है। क्या बात है? जो व्यक्ति अपनी अक्ल का विस्तार नहीं करता, जो दुनिया के बदलते तरीकों के साथ नई चीजें नहीं सीखता, वो पीछे रह जाता है। चाणक्य के कड़े शब्दों में कहें तो वो वैचारिक रूप से जीते जी मर जाता है। उसकी प्रगति उसी दिन रुक जाती है जिस दिन वो सीखना बंद कर देता है। तो जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि अक्ल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, चाणक्य के दर्शन में उन लीवर्स की बात की गई है जिन्हें खींचकर कोई भी इंसान धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला कदम अपनी खुद की मानसिक क्षमता पर निवेश करने को बताया गया है। लेकिन ज्ञान और अक्ल तो एक निष्क्रिय शक्ति है, पैसिव है। सही कहा। इसे धन में बदलने के लिए अवसरों की जरूरत होती है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कि अवसर समय के साथ आते हैं और समय के साथ ही नष्ट हो जाते हैं।
धन कभी खुद चलकर नहीं आता, वो हमेशा एक रास्ता ढूंढता है। और वे रास्ते हमेशा साधारण या आकर्षक रूप में नहीं आते। बिल्कुल नहीं। अफसर कभी भी दरवाजे पर आकर ये घोषणा नहीं करते कि मैं एक शानदार अफसर हूँ, मुझे अपना लो। हाँ, वो ऐसे नहीं आते। वे अक्सर समस्याओं, संकटों या बहुत ही जटिल परिस्थितियों के भेष में छुपे होते हैं। ये बिल्कुल किसी मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लगता है। सॉफ्टवेयर अपडेट। दिलचस्प है। कैसे? देखिए, शुरुआत में जब स्क्रीन पर अपडेट का नोटिफिकेशन आता है, तो वो एक मुसीबत या ग्लिच की तरह महसूस होता है। फोन बार-बार रीस्टार्ट होता है ना? हाँ, बहुत झुंझलाहट होती है उस वक्त। बिल्कुल। रोजमर्रा का काम कुछ देर के लिए रुक जाता है, इंसान झल्ला जाता है। लेकिन असल में वो प्रक्रिया पूरे सिस्टम को अंदर से अपग्रेड कर रही होती है। ताकि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। एकदम। छुपे हुए अवसर भी ऐसे ही भेष बदल कर आते हैं। कभी किसी आर्थिक मंदी के रूप में, कभी किसी प्रोजेक्ट के फेल होने के रूप में। या कभी किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई आलोचना में। सही बात है। तो फिर आमतौर पर लोग इन छुपे हुए अवसरों को देखकर कन्नी क्यों काट लेते हैं? वे इनसे दूर क्यों भागते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट जोन का मनोविज्ञान। अच्छा। इंसान का दिमाग प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक नया अवसर अक्सर अतिरिक्त मानसिक प्रयास, बड़े बदलाव और असफलता के जोखिम की मांग करता है। जो कि कोई करना नहीं चाहता। बिल्कुल। जो इंसान मानसिक रूप से आलसी है, वो मुसीबत के भेष में आए उस अवसर को देखकर घबरा जाता है और आसान रास्ता चुन लेता है। हम्म। लेकिन जो इस सॉफ्टवेयर अपडेट की अस्थायी परेशानी को सहने की क्षमता रखता है, वही आगे चलकर बड़ी संपत्ति का निर्माण करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो तत्व सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो है समय का अनुशासन। समय, ये सबसे कीमती है। हाँ, समय को धन से भी ज्यादा मूल्यवान बनाया गया है, क्योंकि खोया हुआ पैसा या डूबा हुआ व्यापार दोबारा खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जो समय एक बार बीत गया, उसकी वापसी किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। दुनिया के सबसे सफल विचारकों का यही मानना है कि समय कोई साधारण संसाधन नहीं है, ये एक रणनीतिक हथियार है। बिल्कुल। ये जीवन एक निरंतर युद्ध है और इस युद्ध में वही विजयी होता है जिसका अपने समय पर, अपनी दिनचर्या पर सबसे क्रूर अनुशासन हो। क्रूर अनुशासन, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? हाँ, जो व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय दिशाहीन लोगों के साथ, अर्थहीन बहसों में और फालतू की आदतों में नष्ट कर रहा है। अर्थशास्त्र के नियम उसे धनवान बनने के योग्य ही नहीं मानते। सही बात है। संपत्ति को ये प्रमाणित करके दिखाना होता है कि कोई इंसान उसे संभालने के लायक है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सर्वाइवरशिप बायस नजर आता है। समाज अक्सर उन गिने चुने लोगों को देखता है जो पैसा कमाकर लंबे समय तक शीर्ष पर टिके हुए हैं, लेकिन उन हजारों लाखों लोगों को आसानी से भूल जाता है जो रातों रात अमीर हुए और फिर कुछ ही सालों में वापस उसी गरीबी में या सड़क पर आ गए। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। तो अगर किसी ने समय का सही उपयोग करके और अवसर पकड़कर बहुत सारा धन कमा भी लिया, तो क्या उस सफलता के बने रहने की कोई गारंटी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर धन को रोकने का जो मनोविज्ञान है, वो कमाने के मनोविज्ञान से इतना अलग कैसे है? ये एक बहुत ही गंभीर विश्लेषणात्मक बिंदु है। चाणक्य नीति स्पष्ट करती है कि धन कमाना एक आक्रामक खेल है, ऑफेंसिव गेम है। अच्छा। लेकिन उस धन को अपने पास रोक कर रखना पूरी तरह से एक रक्षात्मक खेल है, मतलब डिफेंसिव गेम। तो धन आने से पहले व्यक्ति का खुद को मानसिक और चारित्रिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। धन एक तेज बहती हुई नदी की तरह है। नदी की तरह? हाँ, अगर उस नदी के आने से पहले किसी इंसान ने अपनी आदतों, अपने मूल्यों और अपने चरित्र का एक मजबूत बांध तैयार नहीं किया है, तो वो नदी सब बहा ले जाएगी। एकदम सही। वो धन रूपी नदी बिना रुके सब कुछ बहा ले जाएगी। जब अचानक संपत्ति आती है, तो अहंकार, लालच और फिजूल खर्ची जैसे सुप्त दुश्मन सबसे पहले जागते हैं। असली चारित्रिक परीक्षा गरीबी में नहीं, बल्कि धन के आने के बाद ही शुरू होती है। बिल्कुल। इसे आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम या अचानक मिली सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है, जहां कुछ लोगों को रातों रात करोड़ों की फंडिंग मिल जाती है
और फिर वे अपनी दिशा खो बैठते हैं। हाँ, मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं। समाज में अक्सर एक बात बहुत आमतौर पे कही जाती है कि पैसा इंसान को बदल देता है। लेकिन क्या इस विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाए तो पैसा वाकई इंसान के मूल स्वभाव को बदलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। या फिर वो सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है? मतलब इंसान के अंदर जो असलियत पहले से दबी हुई है, चाहे वो उसका अहंकार हो, उसका लालच हो या उसकी विनम्रता। पैसा सिर्फ उसे बड़ा करके दुनिया के सामने रख देता है। बिल्कुल। इस मैग्नीफाइंग ग्लास के सिद्धांत में बहुत गहराई है। देखिए, पैसा कभी किसी इंसान के मूल चरित्र को नहीं बदलता, बल्कि वो उस चरित्र को व्यक्त करने की पूरी आजादी दे देता है। आजादी मिल जाती है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि धन आने से पहले इंसान को अपना स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए कि करोड़ों आने के बाद भी उसकी बुनियादी आदतें विचलित ना हो। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही संयमी, अनुशासित और विनम्र है, तो अपार धन आने पर भी उसका दृष्टिकोण संतुलित रहेगा। और इस चरित्र रूपी बांध को टूटने से बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र है, संगति। हाँ, एसोसिएशन। मनोविज्ञान में भी कहा जाता है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है। इंसान के विचार उसके आसपास के माहौल से आकार लेते हैं। ये एक अकाट्य सत्य है। अगर किसी की संगति नकारात्मक, दिशाहीन और संकीर्ण सोच वाले लोगों की है, तो उनका निराशावाद एक संक्रामक बीमारी की तरह काम करता है। बीमारी की तरह? बिल्कुल। ऐसे लोगों के बीच रहने से इंसान को ये भ्रम होने लगता है कि सफलता सिर्फ भाग्य का खेल है, रणनीतिक मेहनत का नहीं। और ये सोच मानसिक ऊर्जा को सोख लेती है। इसके विपरीत, अगर संगति उच्च चिंतन वाले, ज्ञानी, संयमी और लक्ष्य केंद्रित लोगों की हो, तो इंसान का अपना बौद्धिक स्तर अपने आप ऊपर उठने लगता है। मतलब सही संगति धन और चरित्र दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। एकदम सही। तो मान लिया जाए कि किसी ने अपने चरित्र का बांध बहुत मजबूत बना लिया है, वो अनुशासित है और उसकी संगति भी बहुत शानदार लोगों की है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि उस धन रूपी नदी को सुखाने के लिए किसी बाहरी दुश्मन, किसी बाजार की मंदी या किसी प्रतियोगी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये बहुत कड़वा सच है। इंसान के अपने ही खास रिश्तेदार, अपने ही करीबी दोस्त उस धन को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। बिल्कुल। भावनाओं के इस चक्रव्यूह में इंसान कैसे फंसता है? देखिए, यहाँ हम व्यवहारिक जीवन के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भावनाओं और तार्किकता के बीच सबसे बड़ा और क्रूर द्वंद्व होता है। अच्छा। और इस द्वंद्व का केंद्र है उधार, अनपेड लोन्स। ओहो। चाणक्य के कड़े शब्दों में, उधार एक ऐसी दीमक है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को और इंसान की अपनी आर्थिक नींव को अंदर से खोखला कर देती है। सोर्स मटेरियल में पाटलिपुत्र के विष्णुदास नाम के एक व्यापारी की बहुत ही हृदय विदारक कहानी का जिक्र किया गया है। हाँ, वो कहानी बहुत कुछ सिखाती है। विष्णुदास एक साधारण व्यापारी था जो दिन रात कठोर परिश्रम करके अपनी कई इच्छाओं को मारकर अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए एक एक सिक्का बचाता था। फिर एक दिन उसका एक दूर का रिश्तेदार उसके पास आता है, रोता है और बताता है कि अचानक आई बाढ़ में उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई है। और फिर विष्णुदास भावनाओं में बह जाता है। बिल्कुल। विष्णुदास जो एक दयालु इंसान था, इस भावनात्मक कहानी में बह जाता है और अपनी जिंदगी भर की वो पूरी बचत जो उसने अपने बच्चों के लिए रखी थी, उस रिश्तेदार को सौंप देता है। इस कहानी का अंत अर्थशास्त्र के सबसे कड़वे सबक को दर्शाता है। वो रिश्तेदार कभी लौटकर नहीं आता। बाप रे। विष्णुदास का अपना परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। क्योंकि उस रिश्तेदार ने वो सारे पैसे अपनी मुसीबत सुलझाने के बजाय अपने ऐशो आराम और व्यसनों में उड़ा दिए थे। हाँ, विष्णुदास ने भावनाओं में बहकर अपने ही परिवार के भविष्य की हत्या कर दी। आधुनिक समय में भी ये परिदृश्य कुछ अलग नहीं है। अचानक रात में किसी पुराने दोस्त का संदेश आता है कि एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत कुछ पैसों की जरूरत है। और इंसान बिना जांचे परखे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों में ना कहने की भारी मनोवैज्ञानिक झिझक होती है। उन्हें डर लगता है कि मना करने पर सामने वाला बुरा मान जाएगा और वो पुराना रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक भ्रम है। कड़वी सच्चाई ये है कि बिना सोचे समझे पैसे देने के बाद रिश्ते बचते नहीं हैं, बल्कि उनके टूटने की गति और तेज हो जाती है। कैसे? जब सामने वाला पैसा वापस करने में टालमटोल करता है, तो मनमुटाव शुरू हो जाता है
और जिस दिन कोई अपना ही दिया हुआ पैसा वापस मांग लेता है, उस दिन कर्ज लेने वाले की नजर में वो इंसान अचानक सबसे बड़ा विलन बन जाता है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे दोस्तों या रिश्तेदारों को बिना किसी ठोस आधार के उधार देना अपने ही रिश्ते के साथ रशियन नूले खेलने के समान है। रशियन रूले। कैसे? रिवॉल्वर में गोली है, हम्म। आप ट्रिगर दबा रहे हैं और कभी भी वो गोली चल सकती है और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बहुत सही एनालॉजी है ये। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी नैतिक दुविधा पैदा होती है। अगर समाज का हर इंसान अपने ही परिवार के सदस्यों को या अपने ही दोस्तों को उनके सबसे बुरे वक्त में सिर्फ इसलिए मना कर दे क्योंकि उसका पैसा डूब सकता है, तो क्या इस दृष्टिकोण को चरम स्वार्थ नहीं माना जाएगा? एक्सट्रीम सेल्फिशनेस। देखिए, अगर इसे केवल भावनाओं के चश्मे से देखा जाए तो ये स्वार्थ प्रतीत हो सकता है। अच्छा। लेकिन चाणक्य के कूटनीतिक और तार्किक नजरिए से दूसरों की समस्याओं में अंधाधुंध अपनी आर्थिक सुरक्षा को दांव पर लगा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अपने धन की रक्षा करना असल में अपने खुद के परिवार, अपने आश्रितों की रक्षा करना है। जैसे विष्णुदास ने झूठी नैतिकता के चक्कर में अपने ही बच्चों को भुखमरी में धकेल दिया। बिल्कुल सही। जो व्यक्ति खुद को दूसरों के द्वारा खोदे गए कर्ज के गड्ढे में नहीं गिरने देता, असली अर्थों में वही बुद्धिमान है। तो मुख्य चुनौती यह है कि लोग इस मनोवैज्ञानिक दबाव को संभालना नहीं जानते। ऐसे में बिना किसी को सीधा अपमानित किए, बिना झगड़ा किए, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, बिना रिश्ते में कड़वाहट लाएं, तार्किक रूप से ना कैसे कहा जाए। सोर्स मटेरियल में चाणक्य की 5 बेहतरीन रणनीतियों या 5 ढालों का विस्तार से वर्णन है जो इस भावनात्मक ब्लैकमेल से बचाती हैं। बिल्कुल। इन रणनीतियों में सबसे पहली और सबसे प्रभावी ढाल है समय का बफर। टाइम बफर। हाँ, जब कोई इंसान आर्थिक मदद मांगने आए तो मनोविज्ञान कहता है कि वो अक्सर इमरजेंसी का एक कृत्रिम माहौल बनाता है ताकि आप सोचने समझने की क्षमता खो दें। दबाव डालता है। ऐसे में पहली रणनीति ये है कि उसी वक्त, उस दबाव के क्षण में हाँ या ना का फैसला बिल्कुल न किया जाए। उनसे 24 घंटे का समय लिया जाना चाहिए। अच्छा। ये कहा जा सकता है कि सारा पैसा अलग अलग जगह निवेशित है और बाजार बंद होने के कारण हिसाब किताब देखने के लिए समय चाहिए। इस संदर्भ में राजकुमार और जासूस की एक ऐतिहासिक कहानी बहुत प्रासंगिक है। एक राजकुमार ने एक व्यक्ति के चेहरे की घबराहट देखकर बिना सोचे समझे उसे तुरंत सोने की मुद्राएं दे दी। बाद में जांच करने पर पता चला कि वो व्यक्ति कोई लाचार नागरिक नहीं बल्कि दुश्मन राज्य का जासूस था। देखा आपने? आज के डिजिटल युग में ये समय की ढाल बिल्कुल वैसी है जैसे ये कहना कि अभी बैंक का सर्वर डाउन है या पैसा किसी जॉइंट अकाउंट में है जहां दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर की जरूरत है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बहाना नहीं है बल्कि ये सामने वाले की असली नीयत को परखने का एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट। एकदम। ये समय का बफल सामने वाले की इमरजेंसी की सच्चाई सामने ला देता है। अगर उस व्यक्ति की जरूरत सिर्फ एक दिखावा या झूठ है तो वो 24 घंटे इंतजार करने का धैर्य नहीं दिखाएगा। वो तुरंत किसी और आसान शिकार की तलाश में निकल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी मुसीबत सच में गंभीर है तो वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगा। तो ये समय की ढाल एक तरह का प्रारंभिक फिल्टर बन गई। हाँ। लेकिन मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सच में 24 घंटे इंतजार कर लेता है और अगले दिन फिर सामने आकर खड़ा हो जाता है, तब तो ये पहली रणनीति नाकाम हो गई। अब भावनाओं के इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? देखिए, रणनीति नाकाम नहीं हुई बल्कि उसने स्थिति को अगले चरण में पहुंचा दिया है। जब वो व्यक्ति वापस आता है तो भावनाओं में बहकर सीधे पैसे देने के बजाय दूसरी ढाल अपनानी होती है। और वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन या सवालों की रणनीति। उनसे ये पूछना अनिवार्य है कि वे इस पैसे का उपयोग कैसे करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, उनका इसे वापस लौटाने का ठोस प्लान क्या है। सोर्स मटेरियल में एक मौसी और भतीजे का बहुत ही सटीक उदाहरण है। भतीजे ने एक बहुत ही भावनात्मक कहानी बनाकर पैसे मांगे। अच्छा। लेकिन जब मौसी ने उससे वापसी का गणित और उसका वित्तीय प्लान पूछा तो वो भतीजा हकलाने लगा और खुद ही पीछे हट गया। अरे वाह। बाद में सच्चाई खुली कि उसे वो पैसे अपनी किसी जरूरत के लिए नहीं बल्कि शेयर बाजार के एक जोखिम भरे दाम के लिए चाहिए थे। मतलब सवाल वो नुकीले तीर होते हैं जो किसी भी झूठी कहानी के गुब्बारे को पल भर में फोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई को पूर्वाभ्यास की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ सवालों के सामने टिक नहीं पाता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक पैंतरा है। लेकिन क्या हो अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत चतुर हो? अगर उसने एक बहुत ही शानदार
रटा रटाया और एकदम असली लगने वाला प्लान बना रखा हो, उस स्थिति में जब सवाल भी काम ना आए, तब तीसरी रणनीति क्या होनी चाहिए? जब शब्दों और वादों का वजन खत्म हो जाए, तब तीसरी ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। बंधक का नियम या स्किन इन द गेम। अच्छा, कोलैटरल। हाँ, इसका सीधा अर्थ है बिना किसी ठोस गारंटी के उधार देना रेगिस्तान की रेत में पानी डालने के समान है। सामने वाले व्यक्ति से कोई पोस्ट डेटेड चेक, कोई संपत्ति के कागजात या कोई भी कीमती वस्तु गारंटी के तौर पर मांगी जानी चाहिए। चाणक्य ने खुद अपने एक शिष्य को इस नियम का पालन करवाया था। वो क्या कहानी? उस शिष्य ने एक व्यापारी से सिर्फ अपने नाम और रिश्ते के भरोसे पर उधार मांगा, लेकिन चाणक्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन व्यापार और लेन देन में एक ठोस गारंटी अनिवार्य है। सही बात है। जब उस शिष्य से गारंटी की मांग की गई, तो उसकी नीयत में खोट होने के कारण वो वहां से भाग खड़ा हो गया। यह मानव स्वभाव है कि जिसकी नीयत साफ होगी, वो बिना किसी हिचकिचाहट के गारंटी दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि वो पैसा लौटाने वाला है। और जो बेईमान होगा, वो अपनी इज्जत का वास्ता देकर या बहस करके वहां से निकल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक अड़चन आ सकती है। अपने ही किसी बहुत करीबी दोस्त या किसी बहुत सम्मानित रिश्तेदार से अचानक गारंटी या चेक मांगना बहुत अजीब और अपमानजनक लग सकता है। हाँ, ये तो है। इससे तो सीधा झगड़ा होने की संभावना है। क्या मनोविज्ञान में कोई ऐसा हैक या तरीका है जहां ना तो हमें सीधा ना कहना पड़े, ना गारंटी मांगनी पड़े और सामने वाला व्यक्ति खुद ही पीछे हट जाए? यहीं पर चाणक्य की चौथी और सबसे कूटनीतिक ढाल काम आती है, अभाव की माया या नुकसान को ट्रांसफर करने का सिद्धांत। इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी। बिल्कुल। इस रणनीति में पैसे मांगने वाले व्यक्ति से ये कहा जाता है कि पैसा तो उपलब्ध है, लेकिन वो किसी फिक्स डिपॉजिट या किसी ऐसे निवेश में लॉक है जिसे समय से पहले तोड़ने पर भारी पेनल्टी या नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा। इसके बाद उस व्यक्ति के सामने ये शर्त रखी जाती है कि अगर वो उस पेनल्टी की रकम, मान लीजिए 10,000 रुपए, भरने को तैयार है, तो वो सारा पैसा अभी निकाला जा सकता है। ये तो लॉस एवर्जन का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है ना? मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को मुफ्त का पैसा तो बहुत लुभावना लगता है, लेकिन वो किसी और का नुकसान या कोई अतिरिक्त पेनल्टी अपने सिर पर कभी नहीं लेना चाहता। बिल्कुल सही। जब पैसे मांगने वाले को ये एहसास होता है कि उसे इस मदद के लिए अपनी जेब से कुछ देना पड़ेगा, तो वो तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेता है। सोर्स मटेरियल की उस कहानी की तरह जहां चाचा ने जब पेनल्टी भरने की बात कही, तो दोस्त ने तुरंत कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं किसी और से प्रबंध कर लूंगा। हाँ, ये तरीका कितनी सफाई से काम करता है, वो भी बिना किसी झगड़े या कड़वाहट के। बिल्कुल, ये तरीका सामने वाले के स्वार्थ को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। किसी अस्पताल का बिल भरना हो या किसी बच्चे की शिक्षा का सवाल हो, वहां ये सारी कूटनीतियां अमानवीय लग सकती हैं। हाँ, ऐसे गंभीर संकट के समय के लिए पांचवी ढाल का निर्माण किया गया है, छोटा दान या माइक्रो चैरिटी। ये रणनीति सच में बहुत ही संतुलन भरी है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर संकट का हवाला देकर 50,000 रुपए का भारी उधार मांगता है और उसकी नीयत पर भी कोई संदेह नहीं है, फिर भी पूरी रकम जोखिम में डालने के बजाय इंसान अपनी क्षमता के अनुसार उस रकम का एक छोटा हिस्सा, जैसे 5,000 रुपए, हाँ, उसे एक उपहार या दान के रूप में दे सकता है और ये स्पष्ट कर सकता है कि मेरे पास अभी पूरी रकम तो नहीं है, लेकिन ये छोटी सी मदद मैं कर सकता हूँ और मुझे ये पैसा वापस नहीं चाहिए। इस तरीके को अगर एक नाम दिया जाए तो ये एक रिलेशनशिप इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है। ये नाम इसके उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। ऐसा करने से कई चीजें एक साथ सज जाती हैं। वो क्या? पहला, इंसान की अपनी जीवन भर की बड़ी बचत डूबने से बच जाती है। सही बात है। दूसरा, उस संकटग्रस्त व्यक्ति की कुछ वास्तविक मदद हो जाती है। सही बात है। तीसरा, उस रिश्ते में कोई कड़वाहट या कर्ज का बोझ नहीं आता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस छोटी सी बिना शर्त मदद के बाद वो व्यक्ति भविष्य में कभी दोबारा इतनी बड़ी रकम मांगने का साहस नहीं कर पाता। और अगर कोई व्यापारिक लेन देन लाखों में हो, तो वहां चाणक्य का स्पष्ट नियम है कि बिना पूरी कागजी कार्रवाई के कोई भी कदम उठाना मूर्खता है। इन सभी शानदार और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित तरीकों को समझने के बावजूद भी एक अंतिम सवाल जो हर इंसान के मन में खटक सकता है। बताइए। अगर इन कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करने के बावजूद सामने वाला व्यक्ति इस बात का बुरा मान जाए कि उसे उसकी मनचाही रकम नहीं मिली और वो हमेशा के लिए बातचीत बंद कर दे या रिश्ता तोड़ ले,
तो उस स्थिति को कैसे देखा जाए? देखिए, इस स्थिति का विश्लेषण बहुत ही सरल और स्पष्ट है। अच्छा। यदि कोई ऐसा तथाकथित रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि एक तरफ से पैसों का प्रवाह रोक दिया गया, तो असल में वह कभी कोई भावनात्मक रिश्ता था ही नहीं। वो केवल एक परजीवी आर्थिक सुविधा थी। बिल्कुल सही। ना कहना या अपने धन को सुरक्षित रखना कोई अहंकार या स्वार्थ का प्रतीक नहीं है। यह एक इंसान के अपने आत्मसम्मान, अपनी वर्षों की मेहनत और अपने परिवार के भविष्य की रक्षा का सबसे बुनियादी अधिकार है। आज के इस पूरे गहन विश्लेषण से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि धन का निर्माण करना केवल पसीना बहाने या बिना सोचे समझे मेहनत करने का परिणाम नहीं है। ये पूरी तरह से वैचारिक लेवरेज और अकल का खेल है। बिल्कुल। और एक बार जो संपत्ति बन जाए, उसे बचाकर रखना भावुकता का नहीं, बल्कि स्पष्ट नियमों, सही संगति और कड़े आत्म अनुशासन का परिणाम है। इस चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो यही है कि किसी भी इंसान को अपने समय, अपनी मानसिक ऊर्जा और अपने कमाए हुए धन का सम्मान करना सीखना चाहिए। सही बात है। भावनाओं के ज्वार में बहकर लिए गए आर्थिक फैसले हमेशा विनाशकारी होते हैं। जो अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता, वो अंततः अपने सम्मान की रक्षा भी नहीं कर पाता। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। इस पूरी चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गहराई से विचार करना चाहिए। क्या कोई इंसान वर्तमान में उस बहती हुई दिशाहीन नदी की तरह जीवन जी रहा है, जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, या उसने अपने चरित्र, अपनी आदतों और अपनी रणनीतियों का वो मजबूत बांध तैयार कर लिया है जो अवसरों और धन के आने का पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहा है? बहुत गहरा सवाल है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आसपास के कुछ रिश्ते सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान की आर्थिक हाँ और उसके बटुए पे टिके हुए हैं,